राखी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि सोनिया गांधी जी से लेकर तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से बार बार आपकी मंशा पर शक किया जा रहा है, ये कहते हुए कि आखिर ये स्पेशल सेशन क्यों रखा गया अगर इसको बाद में ही लागू करना था। पहले 2026 के परिसीमन की बात होगी, फिर जनगणना की बात होगी, फिर आगे की राजनीति की बात होगी। तत्काल इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए खास व्यवस्था करे सरकार, ये मांग की जा रही है। देखिए चित्रा जी, जिस तरह से मंशा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल जो है इंप्रूवमेंट हो। सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इसलिए बोल रही हूँ जिससे कि कोई पेचीदगी ना हो, जो कानूनी जो भी प्रावधान है उन सबको सॉल्व करके इस पूरे जो बिल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 27 साल से इसको इम्प्लीमेंट करने के लगातार प्रयास हुए, अलग अलग सरकारें आई, उन्होंने इसकी कोशिश की। 2010 में तो जब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, तब हम लोगों ने इसको सशर्त, बिना किसी शर्त के इनफैक्ट हमने इसको सपोर्ट किया 2010 में राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में 4 साल तक लेकर नहीं आए। यानी इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी थी, जो शीला दीक्षित जी ने भी कहा, सोनिया गांधी जी ने भी उस समय ये कहा था कि हमारे पार्टी के नेता ही इसके खिलाफ थे। लेकिन आज जब मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जिस चीज का उन्होंने शिलान्यास किया उसका लोकार्पण करने का भी उनका रिकॉर्ड है, यानी जिस चीज को शुरू किया उसका अंत भी वही करते हैं। और इसीलिए जब महिला आरक्षण की बात है तो निश्चित तौर पे सारी पेचीदगियां, सारी कानूनी जो भी चीजें जरूरत है इसकी, उन सभी को सॉल्व करके निश्चित तौर पे, और आज आधी आबादी जो है वो बहुत ही उम्मीद के साथ में देख रही है और उनको विश्वास है इस बात का कि मोदी जी ने जब किसी बात की शुरुआत की है तो निश्चित तौर पे वो महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आएंगे। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगी बाकी लोगों से भी कि पहले भी इस तरह की बात हुई, अलग अलग मुद्दों के साथ में इसको डाइवर्ट करने का प्रयास किया। आज महिलाएं देख रही है कि इतने सालों बाद जब कोई चीज बनती नजर आ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि एज अ फीमेल ऑल्सो सभी के, जो हमारे देश की जो आधी आबादी है वो सब देख रही है, वो देख रही है कि किस तरह से पार्टियां जो है इसको उलझाने का काम कर रही है। एक बार आने दीजिए। लेकिन सोनिया गांधी जी की ओर से ये भी कहा गया है, राखी जी, उनकी ओर से ये इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दरअसल ये राजीव गांधी का सपना था और सबसे पहले अगर किसी की ओर से पहल की गई थी वही थे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ओर से डिमांड की जा रही है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण अलग से दिया जाए। उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही है सरकार? और ये सिर्फ हिंदू वोट इकट्ठा करने की कोशिश है। उनकी भी बात पर जवाब दीजिए आप, फिर बाकी लोगों के पास जाती हूं। देखिए, जवाब ओवैसी जी के जवाब दिया था स्मृति ईरानी जी ने। उन्होंने बताया कि किसी अपने संविधान के अंदर धर्म के आधार पर जो है वो आरक्षण का कोई प्रोविजन नहीं है, और जब सभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, आज देखिए मोदी जी ने जो भी काम किए कोई जाति देख करके नहीं, कोई धर्म देख करके नहीं किए, सभी काम सभी के लिए। ना कभी हमने हमेशा सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ में काम करने का प्रयास किया। सोनिया गांधी जी जब बात करें, देखिए मैं ये कहूं कि अगर किसी ने ये कहा कि चांद पे जाकर के घर बसाना है तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। जो इंप्लीमेंट करेगा, जो एक्चुअली जहां जाकर बस जाएगा, उसी को क्रेडिट जाएगा ना। कई बार प्रयास हुए, 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में, लेकिन जो कंप्लीट करेगा उसी के पास। जो श्रेय की बात नहीं है, तो हमारा काम है, ना तेरा ना मेरा। मैं तो ये कहना चाहूंगी हम महिलाओं का काम है और हम सबको आगे बढ़ के, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूदा वक्त में कर रहे हैं। आपकी बातों से समझ में आ गया है और पुरानी सरकार को लेकर भी आपने तमाम बातें कही हैं। लेकिन सैयद असीम वकार साहब, आपके पास आते हुए, अब इसमें भी महिला आरक्षण में भी हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? कैसे लगता है कि हिंदुओं का वोट बटोरने के लिए बीजेपी ये आरक्षण बिल लाई है? सबसे पहले तो स्मृति ईरानी जी का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जी, उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं। दलितों को कहा गया कि अगर दलित मुसलमान है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए दलित को हिंदू होना जरूरी है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर मुसलमान दलित है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हिंदू दलित है, लिखा है, संविधान में लिखा है कि हिंदू दलित है तो ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो प्राविधान तो हो गया धर्म के आधार पर, संविधान में हो गया प्राविधान। वो खुद कह रहे हैं कि हिंदू दलित को देंगे, मुसलमान दलित को नहीं देंगे, ईसाई दलित को नहीं देंगे, हिंदू दलित को देंगे। तो प्राविधान संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का हो गया। दूसरी बात, ये जो बिल लेकर आ रहे हैं इसमें 1000 खामियां हैं। बीजेपी खुद नहीं चाहती कि बिल पास हो, वो पास हो जाए तो लागू ना हो। ये बीजेपी महिलाओं को धोखा दे रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी कहां आरक्षण की व्यवस्था लागू हो रही है? सीटें रिजर्व नहीं है, अभी सर्वे नहीं हुआ है, कैसे लागू करेंगे? कौन सी सीट महिलाओं की होगी, कौन सी महिलाओं की नहीं होगी? दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अगर ओबीसी को, दलितों को और आदिवासियों को और मुसलमानों की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दिया
तो परेशानी ये खड़ी होगी कि जो सांसद पुरुष सांसद जी, जब उसकी सीट कमजोर होगी तो अपनी पत्नी को लड़ा देगा, अपनी बेटी को लड़ा देगा, अपनी बहू को लड़ा देगा, तो सीट वहीं घर में रहेगी, सांसदी घर में रहेगी। अभी तक तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानपति जी, पार्षद पति, हाँ, अब आप नई व्यवस्था देखेंगे सांसद पति, ये भी शुरू हो जाएगा। सर तो क्या अभी और तक नहीं दूसरी होता बात, है बिना दलित आरक्षण के? महिलाओं एक को सेकंड क्या सर आरक्षण नहीं मिलना सुनिए, चाहिए? जो महिलाएं अभी सदन के सुनिए। भीतर गई हैं आसिम वकार साहब, उनमें से बहुत सारे लोग परिवार से ही आते हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के लोग हैं। तो अभी तक ये व्यवस्था रही है, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर ज्यादा बढ़ेगा तो उससे सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के लिए भेदभाव क्यों होता रहे? 40 देश ऐसे हैं जहां पर लागू है आरक्षण अलग अलग संसद में, हिंदुस्तान में लागू नहीं है, और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में 198 देशों में से 148वें स्थान पर है हिंदुस्तान। तो महिलाओं को शक्ति देने की दिशा में काम अगर किया जा रहा है तो फिर उसका विरोध क्यों, हिंदू मुसलमान कहकर? हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला बना दीजिए बीजेपी की तरफ से, और देश का राष्ट्रपति भी बना दीजिए, देश का प्रधानमंत्री भी महिला को बना दीजिए। राष्ट्रपति हम तो कहां नहीं। खिलाफ हैं? जी, अभी आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बात कीजिए, महिला मुख्यमंत्री की, तो अभी आप विरोध करने लगेंगे बीजेपी वाले। अभी देश के बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री की अगर मैं कहूं स्मृति ईरानी जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, तो अभी देखिए विरोध शुरू हो जाएगा। हम कहां विरोध में हैं? हम तो कह रहे स्मृति ईरानी जी को बना दीजिए, लेकिन आप नहीं मानेंगे मेरी बात को। बात समझिए, इस वक्त लोकसभा में 27 मुस्लिम सांसद हैं, कुल 27, उसमें सिर्फ 3 मुस्लिम महिलाएं हैं, और राज्यसभा में जो मुस्लिम महिलाएं जो राज्यसभा में हैं वो 2 हैं। अब आप ये बता दीजिए कि अगर आप महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक पूरा डाटा जारी कीजिए। ठीक है, ओके, कितनी महिलाएं समझ में आ गई लोकसभा आपकी में बात। हाँ, ओबीसी बिरादरी से आती हैं, दलित बिरादरी से आती हैं, बाकी लोगों की भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। मुझे लगता है राखी जी पहले आप इस पर बोल दीजिए, दे फिर रहे हैं बाकी लोगों के आरक्षण, पास में सबको लाभ जाऊंगी। दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी देखिए, देखा ऐसी जाएगा पार्टी ना के कि लोग- अलग अलग पार्टियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसमें सबसे ज्यादा है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी, क्योंकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सबसे नंबर 1 टीएमसी है। पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा महिला सांसद आती हैं। बाकी पार्टियों में इस तरह की स्थिति आखिर क्यों नजर नहीं आती? आपसे भी सवाल होगा आसिम वकार जी, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने सवाल उठाया उस पर जवाब दीजिए राखी जी। देखिए, जिस तरह के सवाल है, एक ऐसी पार्टी क्वेश्चन उठा रही है महिला आरक्षण बिल पर जिस पार्टी ने कभी महिलाओं को आगे आने का काम नहीं किया। ट्रिपल तलाक की जब बात की तब यही लोग कहते थे कि यह असंभव है। जब धारा 370 की भी बात की तो इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वैक्सीन के नाम पे भी इसी तरह का इनको डाउट क्रिएट किया था, लेकिन देखिए मोदी जी ने जब स्टार्ट किया है तो निश्चित तौर पे उसे खत्म भी करेंगे, और महिलाओं को जब आगे बढ़ने का काम होगा तो ऐसी आवाजें लगातार आएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सभी मिलकर के इस पूरे बिल को जो है वो पास करेंगे, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके, क्योंकि इतने सालों के इंतजार के बाद में इस तरह की पेचीदगियां। और आप बताइए मुझे कि कब ऐसा हुआ कि सरकार कोई भी एक देश के विकास के लिए कोई प्रोविजन लेकर आई और अपोजिशन नहीं हुआ? अपोजिशन हर बार हुआ है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से ठान लिया आदरणीय मोदी जी ने कल के दिन, जबकि गणेश चतुर्थी का दिन था, जिस तरह से एक शुरुआत हुई है, निश्चित तौर पे आगे चल के हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट करने के लिए जो समय लग रहा है उसकी बार बार डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को बताऊंगी कि जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉल्व करते हुए हम चाहते हैं कि जो चीजें लेकर आए वो सस्टेन करें, कहीं पे अटक ना जाए। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि टोकन के तौर पे, सांकेतिक तौर पे नहीं करना चाहते, जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर राज्यसभा में पास करा के किया था, वैसा नहीं करना चाहते। और देखिए, महिलाओं को विश्वास है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और इसीलिए निश्चित तौर पे उनके द्वारा लाया गया ये बिल इंप्लीमेंट होगा, निश्चित तौर पे इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, निश्चित तौर पर इंप्लीमेंट होने की बात आपकी ओर से कही जा रही है। मैं बाकी लोगों आभा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं एक आंकड़ा देते हुए। अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर महिलाओं की प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो 12 महिला सांसद आती हैं पश्चिम बंगाल से, जिनमें से 10 हैं ममता बनर्जी की पार्टी से, 2 बीजेपी से। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां से 11 आती हैं, बीजेपी की 8, अपना दल की 1, बीएसपी की 1, इस तरह से यहां पर, और एक कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी जी, और अभी हाल ही में डिंपल यादव जी ने समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की है। इस तरह से अलग अलग राज्यों का आंकड़ा इस वक्त मैं देख रही हूं। प्रतिनिधित्व के मामले में कहीं पर भी स्थिति राज्यों की ऐसी नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जा सके। तो क्या भाजी, आपसे ये मेरा सवाल है कि पार्टियों के पास ये मौका था, 33% रिजर्वेशन जब भी आए, लेकिन उसके पहले कम से कम आप बड़े बड़े चेहरों को आगे करके कमजोर महिलाओं को, जिनके सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, मुसलमान, जिसका भी जिक्र होता है, उनको आप टिकट दें, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व करें।
ऐसा करने के मामले में तो पार्टियों की लिस्ट मेरे पास जो सामने रखी है इसमें नजर नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जब भी लागू हो, जब भी महिलाएं संसद में आए, अब इसको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन कम से कम 24 के मद्देनजर एक एग्जाम्पल तो पार्टियों को सेट करना ही चाहिए। आभा सिंह जी, बहुत बहुत सही बात आपने कही कि आपने 2029 का तो आपने एक दिखा दिया झुंझुना कि हाँ इंतजार करो, हम आपको रिजर्वेशन दे रहे हैं, पहले हमको वोट करो। लेकिन जो है नवीन पटनायक ने, अगर आप देखिए, उड़ीसा में 33% पिछले 2019 इलेक्शन में विमेन रिजर्वेशन किया और आज बीजेडी पार्टी की 42% महिला विमेन एमपीज हैं। उनकी जो टोटल एमपीज हैं तो ऑलमोस्ट 50% एमपीज जो है उड़ीसा से महिला हैं। तो बिल्कुल आप ये तो करिए ना कि आज आप ये बोलिए ठीक है 2029 है, लेकिन हम आज लिख के देते हैं कि 50% सीट्स जो है अगले इलेक्शन में पार्टी जो सीट देगी, रिजर्वेशन नहीं, सीट जो देगी, टिकट जिसको बोलते हैं भाषा में, जो टिकट देगी वो महिलाओं को देगी। ये हमारा आपके लिए प्रॉमिस है। ये कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस भी अगर बोलती है तो 12% उनके एमपीज हैं। आपने सही आंकड़े दिए। और मायावती जी बात करती हैं, वो भी मुख्यमंत्री रही। मायावती जी ने उस वक्त क्यों नहीं वहां पे 33% रिजर्वेशन दे दिया? ये सब लोग कुर्सी पे बैठते हैं लेकिन कोई देता नहीं है। बिल्कुल नवीन पटनायक और ममता बनर्जी ने जो रास्ता दिखाया वो क्यों बाकी मुख्यमंत्री नहीं दिखा सकते थे? तो आज जो है 2029 की बात करते हैं। अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि भाई टाइम लगता है ये सब करने में। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि 370 भी जो है उसको हम 20 साल से बात कर रहे थे। बीजेपी ने ठाना, खत्म किया, बहुत अच्छा खत्म किया, लेकिन आपने उसको 5 साल बाद का ऑर्डर नहीं किया। आपने जिस दिन पार्लियामेंट में लाए आपने उसी दिन से खत्म किया। लेकिन तो अगर बीजेपी आप तो पलट कर ये भी कहेगी ना कि मौजूदा संसद में अगर 78% जी, अगर 78 वहां पर महिला सांसद हैं तो उनमें सबसे ज्यादा तादाद की अगर हम बात करें देश भर से, तो उसमें बीजेपी बाजी मार ले जाती है। और इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है क्योंकि 14 और 19 में दोनों ही चुनावों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया था और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। लेकिन उनके प्रोपोर्शन में महिला पुरुषों के प्रोपोर्शन में सिर्फ 12% है। मेन एमपी के वर्सेस में फीमेल एमपी सिर्फ 12% है। वो तो आप पार्टी जीत के आई है तो आपकी मानी बातें गिनती में आपकी ज्यादा दिखेंगी, लेकिन प्रोपोर्शनल जो है, जो विज़ावी मेन है, वो तो 12% है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मानी बातें, आप जीत के आए हैं, आपकी पार्टी की लहर थी, आप 300 सीट लाए। लेकिन 2029 से मैं निराश हूं क्योंकि 2024 में कम से कम आप सीट तो दीजिए कि इतनी टिकट हम देंगे। और आप अगर बात करिए स्वीडन की, आप बात करिए जो जिन कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उनके पास 47% विमेन है पार्लियामेंट में। बांग्लादेश और अगर हम श्रीलंका की बात करें, वहां 33% वो पहले ही दे चुके हैं। तो हम तो वैसे पहले ही पिछड़े हुए हैं। हम इन गरीब एशियन नेशन से भी पिछड़े हुए हैं। तो फिर हम 2029 तक क्यों वेट करें?